बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाज़रीन। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही मेहमान आज के शो का हिस्सा भी बनेंगे जो कि दूसरे ममालिक में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन जब वतन की याद सताती है तो वतन का जो है वो दौरा करने भी आते हैं, अपने लोगों से, अपने प्यारों से मिलने भी आते हैं। तो आज इसी तरह के कुछ मेहमानों से आपको शो में मिलवाएंगे। इन मेहमानों से मिलने के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। आज का पहला सेगमेंट शामिल करेंगे टुडेज डायरी। तो शहरी लाहौर में कौन कौन से इवेंट होने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास है जी गिटार क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में, कैनाल बैंक रोड लाहौर। और इसका टाइमिंग मैं आपको बताती चलूं, शाम 6 बजे से 8 बजे तक। इसके बाद जी है कवाली सेशन का इनेकाद किया जा रहा है अड्डा पार्क मेन ड्राइव इन रोड खाना खजाना। और टाइमिंग इसकी मैं आपको बताती चलूं, शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक। जी तो नाज़रीन, इवेंट्स अगर आपको बताए हैं तो अगर इन इवेंट्स पे जाना है, कोई प्लान करना है तो मौसम की सूरत हाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लोगों ने बाहर जाना होता है तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि सर्दियां आ रही हैं, बाहर ज़्यादा ठंड तो नहीं होगी, शहर का मौसम कैसा होगा। तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी फिलहाल तो यही बताया जा रहा था कि जब तक बारिशें नहीं होती हैं मौसम जो है वो ज़्यादा सर्द नहीं होगा, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बारिशें हो जाएंगी मौसम में तब्दीली देखने में आएगी। तो मौसम की सूरत हाल जानेंगे टुडेज वेदर में। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशगोई की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा, अफीफा नसरुल्लाह होंगी हमारे साथ। जी अफीफा बताइएगा। लाहौर का मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार भी हो चुका है और ठंडक भी महसूस की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों स्मोक का राज रहा शहर पर और बीमारियां भी, जैसे कि आप जानती हैं कि पूरे शहरियों को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में लेके रखा था और गले की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आम थी। लेकिन जैसे मौसम बदला, मौसम ने अंगड़ाई ली, हल्की सी बारिश हुई तो मौसम अच्छा हो गया। अब ठंडक है लेकिन उस तरह से नहीं जैसे दिसंबर में होती थी। बहरहाल आज के दिन महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी रहेगा और जैसे दिन बढ़ेगा हल्की फुल्की गर्मी भी महसूस की जाएगी। लेकिन आज के दिन कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्का ज़ाहिर की गई है। और हवा में नमी का तनासब 69% होगा और ये आगे से बढ़कर 79 यानी कि 79% भी हो जाएगा। और यही हवा तकरीबन 1 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश के कोई इम्कानात नहीं। आइंदा आने वाले दिनों में अलबत्ता बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं, लेकिन ये दिसंबर के बाद ही होगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से फ़िलहाल लाहौर का मौसम यही रहेगा। आइंदा आने वाले दिनों में आपको हम रोज़ाना बताते रहेंगे। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अफीफा, मौसम के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। टॉप स्टोरीज कौन कौन सी आज हम डिस्कस करेंगे डेली सिटी 42 की। तो सबसे पहले हमारे पास खबर है जी, मैट्रिक इंटर के पर्चों में इजाफी कॉपियां अब नहीं मिलेंगी। तालीमी बोर्ड ने तलबा को अलर्ट कर दिया है। तालीमी बोर्ड की जानिब से तलबा को अलर्ट कर दिया गया है कि अब मैट्रिक और इंटर के अगर वो पेपर दे रहे हैं तो इससे कबल जो इजाफी कॉपियां पेपर के लिए दी जाती थी अब वो नहीं दी जाएंगी। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जी रात 12 से सुबह 6 बजे तक ई चालान नहीं होगा। शहबाज शरीफ जेल मुंतकिल, कारकुन मुश्तइल, पुलिस से झड़पें, लाठी चार्ज और मुतादिद जख्मी भी हुए। मुफ्त किताबों की तकसीम में घपली, स्कूल एजुकेशन का नोटिस रिकॉर्ड मुरत्तब करने का हुक्म दे दिया गया। जी तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हैं, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब और इमरान यूनुस होंगे। उन्हें शो में वेलकम कहेंगे।
क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। सही, आज की टॉप स्टोरी है हमारे पास जी। मैट्रिक और इंटर के पर्चों में इजाफी कॉपियां नहीं मिलेंगी। मुझे अपना दौर याद आ रहा है कि जितनी हम लोगों ने कॉपी लेनी होती थी एक्स्ट्रा, और अक्सर तो स्टूडेंट्स का एक वो कंपटीशन चल रहा होता था, ज़्यादा पेपर, आपको परेशानी हो जाती थी, आपके दोस्त ने इतनी ज़्यादा कॉपीज पकड़ ली हैं तो पता नहीं उसने क्या कर लिया। नूर नायाब, आप बताइएगा। मैं बिल्कुल सही डिप्रेशन हो जाती थी जबकि आवाज क्लास में देता था पहले की जी एक्स्ट्रा शीट, तो उसमें सारे मुड़ के कितनी शीट्स सारे मुड़ के देखते थे कि कौन है जो अभी पेपर शूट हुए, कोई आधा घंटा हुए होने के बाद सब बताते भी थे मैंने इतनी एक्स्ट्रा शीट्स। देखिए उसमें हाँ बिल्कुल, उसमें दो चीजें होती थी कि एक तो बहुत ज्यादा पेपर्स का ज़िया होता था, ठीक है, बच्चे बड़े बड़े हाशिया डालते थे, बड़ी बड़े हेडिंग्स लिखते थे मार्कर से, उसके बाद 4-4 5-5 लाइनें तो सिर्फ आप हेडिंग्स पे डाल देते थे, उसके बाद बाकी उसको जो आप नीचे नोट लिखते थे वो भी फिर साइडों से बहुत ज्यादा जगह छोड़ देते थे। ये 2-3 टेक्स्ट थे जिसकी वजह से शीट्स बहुत ज्यादा लगाते थे। अच्छा, मुझे याद है मैं प्रॉपर अपना पेपर सजा बना के करती थी, मार्कर अलग पॉइंटर्स के लिए और इसके लिए। मेरे ख्याल से अब ये भी बच्चे, लेकिन ये भी तासुर था ना कि जितने ज्यादा शीट्स लगी होंगी, जितना ज्यादा लिखा होगा उतने ज्यादा नंबर होंगे, क्योंकि बाजू का टीचर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता था या इतना टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर पेपर की हर लाइन पढ़ें और लाइन पढ़ने के बाद आप फैसला करें कि इसको कितने पेपर नंबर देने हैं। आप शुरू पढ़ते थे, थोड़ा मिड में पढ़ लिया, थोड़ा एंड पे पढ़ लिया और उसके बाद कंक्लूड कर लिया कि इसको क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं आता, या इसमें फजूलियात लिखी है। लेकिन इसमें होता ये था कि अब आपकी एक फॉर्म पॉलिसी नहीं थी, आपने ये सेट नहीं किया था कि आपने लेफ्ट से कितनी जगह छोड़नी है, राइट से कितनी जगह छोड़नी है। हेडिंग को मार्कर से अगर लिखना है तो वो एक ही लाइन में होनी चाहिए, 2 में होनी चाहिए, 3 में होनी चाहिए। बाज़ औक़ात तो लोग क्या करते थे बच्चे कि वो पेपर को ज़ाया करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए पहले उसका क्वेश्चन लिखते थे जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होता है, फिर उसका आंसर लिखते थे, फिर आंसर की हेडिंग लिखते थे, फिर इंट्रो लिखते थे, फिर स्टार्ट हो जाते थे। तो 3-4 पेजेस तो एक सवाल पे आराम से चले जाते थे। ज़ाहिर बात है कि इसमें अगर एक बच्चे को ना देखें, आप पूरे पंजाब, लाहौर, पूरे डिवीज़न के लाखों बच्चों को देखें तो आपका एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा पेपरों का ज़िया होता है। उसके बाद जो पेपर बच जाते हैं वो डेफिनेटली वो नोटिंग शीट्स होती हैं, उसके ऊपर आपका सीरियल नंबर होता है, आप उसको अगले इम्तिहान में या किसी ज़िमनी इम्तिहान में यूज़ नहीं कर सकते, वो आपका सारा ज़िया चला जाता है। हाँ, ये अब देखना है कि आप सिलेबस के साथ आप जो एक्स्ट्रा शीट्स बंद कर रहे हैं उसको जो रेगुलर शीट है उसके साथ किस तरह मेंटेन कर पाएंगे। कहीं ये ना हो कि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा हो, आपके पास रेगुलर शीट में 10 सफ़े हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट या सिलेबस, ताकि मेहनत करनी पड़ेगी सिलेबस पे, आसानी रह सके। इमरान, क्या कहेंगे आप? है ना, देखिए फिलहाल तो ये जो खबर है ये तो हमें यही लग रहा है कि महकमा एजुकेशन जो है वो कफायत शियारी जो है इसको फॉलो कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मुहिम, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुहिम है, प्राइम मिनिस्टर साहब की मुहिम है। इसके साथ ना हमें ये सोच जो है ना वो स्टूडेंट्स की बदलनी चाहिए। जिस तरह दुरनियाब ने बात की कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो यही सोचते हैं कि अगर पेपर ज़्यादा होंगे तो मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अभी भी यहाँ पर होता क्या है कि पेपर चेक करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ लोगों को पेपर्स, मुख्तलिफ असातिज़ा को पेपर्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं, और असातिज़ा आगे से करते क्या है वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को पेपर मार्किंग के लिए दे देते हैं कुछ मुआवजे के एवज। तो नॉर्मली वो स्टूडेंट जो है वो यही देखते हैं कि भाई जिसकी काफ़ी सबसे मोटी होगी उसी ने ज़्यादा लिखा होगा। अच्छा, बात ये है कि अगर आपने ये टोटल 4-4 सफ़ात जो हैं वो कम किए गए हैं कि पहले 32 सवाल जो हैं वो मैट्रिक के थे और इसी तरह 36 सवाल जो हैं वो इंटरमीडिएट के थे, इनको कम किया गया है, बड़ी अच्छी बात है। और अब जैसे बयान ये किया जा रहा है कि इससे कोई फ़र्क इस वजह से नहीं पड़ेगा कि एक तो हाशिए जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं राइट लेफ़्ट, और इसके साथ साथ जो लाइनों के दरमियान गैप था उसको भी कम कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को इसके साथ साथ ये भी बताने की ज़रूरत है, असातिज़ा जो है वो स्टूडेंट्स को ये बात लाजमी बताएं कि टू दी पॉइंट अगर लिखें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर जो पढ़े तो फिर टू द पॉइंट का फायदा है ना, अदरवाइज तो नंबर ज़ाया होने। चले वो तो एक अलग चीज़ है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तालीमी इदारों में सहूलियात हैं या नहीं है, असातिज़ा जो हैं वो क्या इस काबिल हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो सकें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक अलग इशू है। अच्छा दुर्रे नायाब, अब तो मेरे ख्याल से अगर ये किया जा रहा है तो अच्छा इकदाम है, क्योंकि हम देखते हैं ऑलमोस्ट 60% जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। हाँ जी, मैं यही इसी तरफ आना चाह रहा था कि सब्जेक्टिव तो अल्टीमेट एक ना एक दिन ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपने दुनिया के साथ चलना है, आपने अपने सिलेबस को आपने
हाई प्रोफाइल मॉडिफाई करना है तो आपको सब्जेक्टिव ख़त्म करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव पे आना पड़ेगा। लेकिन समहाउ अभी भी बहुत बेहतरी है ये पिछले 5-10 सालों में कि हम 60% ऑब्जेक्टिव पे चले गए हैं और 60% ऑब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस के जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो भी हो सकते हैं, या बहुत ही टू द पॉइंट आप एक वन लाइनर भी हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और इसमें जो जितना टू द पॉइंट होगा बच्चे का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, और जितना आप सब्जेक्टिव लेंथ ही उसको लेते जाएंगे तो बच्चे का उतना ही वो ज़्यादा इधर उधर की बातें इसके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि टीचर्स को ये चाहिए कि अभी से क्लासेस में बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी कराना शुरू कर दें, जो इतने बड़े क्वेश्चंस दूसरे पेपर्स में स्टैंड अप्स ये भी ना बहुत एक टेक्निक होती है कि पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। हमारे बहुत सारे बच्चों को अनफॉर्चुनेटली यही नहीं पता होता कि उन्होंने अपना पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है। और इसी तरह हम इंटरनेशनल सब्जेक्टिव जो लेवल्स होते हैं जिसमें गैट हो गया, आपका सेट हो गया, आपका एनटीएस होगा, हमारे बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं कि उनको ऑब्जेक्टिव ट्रेनिंग ही नहीं, वैसे उनको पता नहीं होता कि उनको पेपर को ऑब्जेक्ट कैसे करना है। तो ये भी जरूरी होना चाहिए, हर टीचर हर पेपर से मुतल्लिक अपने बच्चों को ट्रेन करे कि उससे पेपर कैसे बिल्कुल। अगर ये एग्जाम उठाया जा रहा है तो स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी उस तरह से करनी चाहिए। अगली खबर की तरफ जाते हैं। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ई चालान नहीं होगा। इमरान क्या कहेंगे? साथ ये भी हम कह रहे हैं लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, एक जानिब हम कवानीन पसंद बना रहे हैं, रात को यानी आप कवानीन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। देखें, ये ना ही अच्छी खबर है और ना ही खुशखबरी है शहरियों के लिए। आप सेफ सिटी अथॉरिटी की फुटेजेस देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा हादसात जो हैं वो रात के वक्त होते हैं, चूँकि रात के वक्त ना लाइन और लेन की वनवे से लोगों को रात को आते हुए दिखते हैं इसी तरह है। और सिटी 42 पे बाकायदा तौर पर प्रोग्राम जो नशर होता है हादसे से पहले, उसमें भी ये चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं कि ज़्यादा रेशो जो है वो रात के वक्त हादसात की है, क्योंकि रात के वक्त लोग जो है वो ना लाइन और लेन की पाबंदी करते हैं और ना ही सिग्नल की पाबंदी करते हैं। अब तो आप उन्हें रात के वक्त ट्रैफिक वार्डन जो है वो भी अपनी ड्यूटियों पर उस तरह मौजूद नहीं होते, नज़र नहीं आते जिस तरह सुबह नज़र आते हैं। एक तरफ तो आप लोगों को लाइन और लेन की पाबंदी और इशारों की पाबंदी, सिग्नल्स की पाबंदी जो है वो सिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ साथ ही आप उन्हें गो हेड दे रहे हैं कि भाई अगर सारा दिन आप बंधे हुए हैं तो रात 12 से सुबह 6 बजे तक आप आज़ाद हैं, जैसे मर्जी गाड़ियाँ दौड़ाएं, जैसे मर्जी बाइक्स दौड़ाएं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से ये फैसला जो है ये बेहतर नहीं है। अगर आप कौम को सीधी राह पर लेकर जा रहे हैं, उनको कवानीन और कवायद जो है उनकी तरफ लेकर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये पाबंदी ना लगाएं। ये मैं तो समझता हूँ कि नहीं सोच रहे कि अगर मैं रात को बाहर निकलूंगा तो मैं जैसे मर्जी ड्राइव कर सकता हूं। मैं फैसला समझ रहा हूँ कि दुरे आप कभी रात को निकला करता था। अब मैं अक्लमंदी की बात करता हूँ कि अक्लमंदी की बात यह है कि ये फैसला जो है वो वापस लेने वाली बात नहीं है, ये फैसला फेलियर की तरफ इंडिकेट करता है। अगर देखा जाए कि ट्रैफिक पुलिस ने रातों रात लागू कर दिया कि जी रातों को भी अब ये चलानिंग होगी, पूरा सेंसिटाइज हो गया, लाहौरिये जो है वो परेशान हो गए, और अचानक आपने जब एक जो मुतलका तादाद थी वो आपको नहीं मिली चालानों की, आप रात को जो फास्ट ट्रैक गाड़ियां हैं उनको आप नहीं कैच कर सके, आप इलीगल जो प्लेट्स यूज करते हैं नंबर प्लेट्स, अब उनको भी कैच नहीं कर सके रात को कैमरे में। आप ऐसे आपके पास आप सेफ सिटी से पूछ लें जी कि अच्छा चले आप 10 दिनों की रिकॉर्डिंग्स दिखाएं रात को कि आपने जो रात को चालान करने की कोशिश की है वो कितने को चालान कर पाए आप, तो आप डिटेक्ट ही नहीं हो पाते। इस चीज को बचाने के लिए कोई इनके मेरा ख्याल मीडिया एडवाइजर बहुत ज्यादा समझदार होंगे कि उन्होंने कहा कि सर जी इससे पहले हम पे बात आ जाए, हम इसको इस तरह कर देते हैं कि हम ये सहूलत दे रहे हैं कि लाहौरियों को रात को हम रिलैक्स दे रहे हैं और रिलीफ कर रहे हैं। और देखें ना आपके सिग्नल जो है जब सोलर पे चले गए हैं, मोस्टली सिग्नल जो है वो सोलर पे हैं, जब सोलर की बिजली जो है वो कंज्यूम हो रही है तो भाई क्या मसला है आपको रात को सिग्नल बंद करने का? कह रहे हैं येलो लाइट जो है वो जला दी जाएगी। देखिए ब्लिंकिंग पे भी तो या तो आप बिल्कुल ब्लैक कर रहे हैं जी, आपकी ब्लिंकिंग पे भी ना हो। देखिए ब्लिंकिंग पे भी जब वो क्लिक करता है एक बार, 2 दफा, 3 बार, हर दफा क्लिक कर रहा होता है, बिजली तो वो भी कंज्यूम कर रहा है। कभी ये तो नहीं है कि वो ऑटो पे चला गया या वो बैटरियों में चला गया कि आपने बिजली की बचानी है, उस पर कोई किफायत शारी हो रही हो। देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ अपनी एक मेरी राय है कि इस पे फेलियर हुआ है सेफ सिटी का, और वो रात को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो वो उस तरह उस प्रैक्टिस में नहीं आ पाते। दिन रात का फर्क, मतलब आप जब रोड पे निकल गए तो आपको कवानीन की पाबंदी यहाँ ना शायद ट्रैफिक पुलिस ने और सेफ सिटी अथॉरिटी ने नाइट शिफ्ट जो है वो बंद कर दी है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। रात को रेस्ट देना चाहिए अपने मुलाजमीन। आप चाहते हैं कि स्पॉट पे भी ट्रैफिक वार्डन्स कम हो, आप चाहते हैं कि बैक एंड पे ऑफिस में जो बैठे हैं विजिलेंस ऑफिसर वो भी ना हो, तो और शहरियों को फ्री हैंड फिर होता है। अब देखें जी ये बड़ी बुरी बात है कि आपने पहले थोड़ा सा उनको एक चीज पे कानून के मुताबिक पाबंद करने की कोशिश की है। अब लाहौरियों का अगर ज़हन बनना शुरू हो ही गया था कानून की पासदारी पे, तो अब इतनी जल्दी उनको रिलीफ ना दे कि वो फिर रातों को गाड़ियां लेके आपको सड़कों पे रेस लगाते हैं। तजाद जो है वो इस खबर में ये भी दिया गया है इस फैसले में
कि जहाँ पे हैवी ट्रैफिक होती है और यहाँ जहाँ पर हादसात की शरह ज़्यादा है वहाँ पर सिग्नल 24 घंटे काम करेंगे। भाई जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि 12 से 6 बजे तक चालान नहीं होंगे और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जहाँ हैवी ट्रैफिक है और हादसात की शरह ज़्यादा है, मुझे ये बताएं इनके पास क्या वो पैमाना है मापने का कि भाई इस रोड पे ज़्यादा हादसात होते हैं? मेरे ख्याल से लाहौर की हर शाहराह पे हादसात ज़्यादा होते हैं। हादसात वहाँ होते हैं जहाँ सिग्नल्स की पाबंदी ना की जाए और आप तो खुद लोगों को दावत दे रहे हैं कि आप सिग्नल की पाबंदी करें ना। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की जानिब जाएंगे। शहबाज शरीफ जेल मुंतकिल, कारकुन मुश्तिल, पुलिस से झड़पें भी देखने में आई, लाठी चार्ज भी हुआ और मुतादिद कारकुन जख्मी भी नजर आए। दुरे नायाब, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो कल जो फुटेज देख रहा था मुझे तो एक दफ़ा सानिया मॉडल टाउन थोड़ा सा याद आ रहा था। आपने देखा कि किस तरह से एक तो कारकुन को बाकायदा वो जो बॉब वायर्स बिछाई हुई थी उससे उसको उठा के इस तरफ फेंका गया पहले। उसके बाद जो लाठी चार्ज स्टार्ट हुआ है तो उसको घसीट के कोई बालों से घसीट रहा है, कोई कंधों से घसीट रहा है। और मैं कल कहीं बैठा था तो मैं ये बात कर रहा था कि एंटी रॉयट फोर्स का ये कतन काम नहीं है कि वो फौरी तौर पे मुश्तिल होकर लाठी बरसाना शुरू कर दे। वो मॉब को कंट्रोल करने के लिए हाथों में हाथ डाल के पाँव से कदम मिला के साथ चलते हैं और मॉब को धकेलते हैं। और ये सब चीजें दिखाई भी जाती हैं जब इनकी प्रैक्टिस वगैरह की। और हम जब इंटरनेशनल वीडियोस में देखते हैं मुख्तलिफ पे, टर्की में खास तौर पर पिछले दिनों जो सारा वाकयात हुए अल तकसीम स्क्वायर में, किस तरह से लोगों को उन्होंने धकेला, उसके बाद उनको एक ऐसी दीवार बनाने की सूरत में, इंसानी दीवार बनाने की सूरत में एंटी राइट फोर्स सामने आती है कि उसको कोई अबूर नहीं कर सकता। और वो इतनी मजबूती से खड़े होते हैं कि वो मॉब को धकेलते धकेलते एक उस मकाम पे ले जाते हैं जो आपके रेड जोन से बाहर निकाल देती है। और उसके बाद अगर कोई आप पे अटेम्प्ट करे, आपने अपने बचाव के लिए, फिर जो आपके हाथ में लाठी है आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं तो कल देख रहा था कि जो बॉब वायर के उस तरफ भी खड़े, इन्होंने उनको भी उठा के इधर पटखा, इनको मारा और उसके बाद जो तशद्दुद का निशाना बनाया बिला तफरीक। चले हम ये मानते हैं कि माजी में कोई किसी की नून लीग में हैसियत क्या रही, आप छोड़ दें इस बात को, लेकिन आप उम्र का लिहाज तो करें कम से कम कि कोई ज़ईफ था, कोई क्या था। फिर मैं ये कहता हूँ कि तब्दीली सरकार के दौरान पुलिस पे क्या तब्दीली आई? वही सानिया मॉडल टाउन में पुलिस थी जो बुजुर्गों को मार रही थी, उनको लहू लुहान कर रही थी, खवातीन को तजलील कर रही थी। वही पुलिस यहाँ पे कल देखने में आई है कि वो बुजुर्गों को मार रही थी। और अक्सर एजेड जो लोग हैं वो इनके लिए जो तजलील का निशाना बने हैं। ये चीज़ थोड़ा सा पुलिस को भी सोचनी चाहिए कि आपकी अच्छी और इस्लाह शुदा जो पुलिस है, एंटी राइट फोर्स, कल उनका भी किरदार क्या रहा। अगर इंक्वायरी मेरिट पे हो तो आपको उनको बताएं कि ये चीज़ नहीं है और जो जिम्मेदार है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कल ये जरूर देखा कि मुश्तिल ज़रूर थे लोग, नारेबाजी भी कर रहे थे, अपने अपने तरह से शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती भी कर रहे थे। कंट्रोल करना ऐसा तो नहीं है ना कि आप तशद्दुद पे, लेकिन ये कोई नहीं था कि वो कोई गाड़ी के आगे लेट गया हो या शहबाज शरीफ साहब की खुदा ना खास्ता गाड़ी पे खड़ा हो गया हो या पुलिस वालों को दो को पकड़ के कोई इधर खींच रहा हो कोई उधर खींच रहा हो। ऐसी सूरत हाल नहीं थी, लेकिन उस पर तशद्दुद का निशाना बनाना मुझे लगता है कि पुलिस का उजलत का ये। लेकिन इमरान, अगर हम देखें तो जब शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश होते हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पूरी तैयारी भी की जाती है, उसके बावजूद ये सूरत हाल आना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है ना। देखें, पहले तो हम बात करें अगर कल की सूरत हाल की, तो जो वर्कर होता है वो अपने कायद के लिए जान भी कुर्बान करने की सोच लेकर निकलता है। और जब ऐसी सूरत हाल हो कि उसका कायद जो है वो कैद में हो, फिर तो वो अपनी जान की भी बाजी लगा देते हैं। बहरहाल यही सूरत हाल जो है वो कल देखने में सामने आई और पुलिस की जानिब से जो रवैया हमें नज़र आया वो जो है वो काबिल मज़म्मत ही ठहरा। लेकिन अगर हम बात करें साबिक़ वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ की, हम 1000 बार यहाँ पर नैब के हवाले से बात कर चुके हैं कि नैब को FIA की तर्ज पे कार्रवाई करनी चाहिए। FIA करता क्या है कि पहले सबूत इकट्ठे करता है, उसके बाद कोई गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाता है और फर्दर कार्रवाई जो है वो करते हैं। यही वजह है कि FIA ने आज तक जितने भी केसेस किए हैं, जितने भी मुजरिम पकड़े हैं, उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया है। अगर नैब की बात करें, नैब ने देखें आशियाना स्कैंडल में साबिक़ वज़ीर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो है वो गिरफ़्तार किया था और 64 दिनों का रिमांड जो है वो उनका लिया रखा। लेकिन आशियाना का कोई भी सबूत जो है वो गुज़िश्ता रोज़ तक की हम कार्रवाई देखें तो उसमें पेश नहीं किया गया, बल्कि कल एक नई चीज़ जो है वो नैब की जानिब से पेश की गई, जिस पे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि मैंने जो चीज़ सुनी वो ये थी कि वो नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ पेश किया गया है जी इनकी जो मरी में जायदाद है अभी हमने उसके बारे में भी तफ्तीश करनी है और इसके साथ साथ जो इनकी रमज़ान शुगर मिल है उसकी भी तफ्तीश हमने करनी है। भाई आप पहले जो 64 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो लिए रखा है,
उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, उसमें क्या चीज़ सामने आई है, वो आप अदालत को देंगे तो आगे आपको अदालत रिमांड देगी ना। यही वजह थी कि जुडिशल रिमांड पर जो है वो पहले सेंट्रल जेल और फिर उसके बाद कोट लखपत जेल जो है वो साबिक वज़ीर आला को जो है वो भेजा गया। अच्छा, दूसरी ये चीज़ भी कल देखने में आई, जो उन्होंने नैब रेफरेंस बनाने की कोशिश की है और 3 पेजेस जो बनाए गए हैं, अब ठीक है उसमें अगर आशियाना में आहत चीमा साहब को कोई किरदार था और आशियाना स्कीम के लिए उन्होंने फिजिबिलिटी जो बनाने के बाद उनको PLDC लेके LDA में जो प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन उसके साथ ये भी लिखा गया है कि वज़ीर आला साहब के अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मशकूक हैं। ठीक है जी, और करोड़ों अरबों रुपए की पहले कहा गया जी कि से कोई करोड़ों रुपए की मुख्तलिफ मिला के कोई 20 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई जो गिफ्ट मनी के तौर पे हमें लगता है मशकूक है। उसके बाद कहा गया कि जी इनके मुलाजिम के अकाउंट में 3 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शन होगी जो साबित नहीं कर सकते। अच्छा, आप साबित अगर वो नहीं कर सकते तो आप कैसे साबित करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाके या मुझे भेज के इनके अकाउंट में वहाँ जाके बैंक में जमा करा दिए कि जी ये 3 अरब रुपए जो है ना मुख्तलिफ टेन्योर्स में शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में जमा करा दें। भाई ये तो आप साबित नहीं कर सकते। माजरत के साथ मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आई, ये जो गिफ्ट मनी होता है या गिफ्ट की शक्ल में घर, प्रॉपर्टी और बिजनेस देना होता है, कभी किसी गरीब आदमी को इतना बड़ा गिफ्ट जो और नहीं मिला। हमेशा जो बंदा लैंडलॉर्ड होता है उसी के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसे बतौर गिफ्ट मिली होती है। ऐसे अकाउंट्स में करोड़ों अरबों रुपए होते हैं जो बतौर तोहफा मिले होते हैं। और अलमिया भी है कि हमारे लाहौर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या पंजाब की ब्यूरोक्रेट्स हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर पिछले 5 साल में निकाले जाए तो वो खुद गरीब है लेकिन उनके बीवी बच्चे उनसे ज्यादा अमीर है। ऐसे ही है। तमाम डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, उनके जितने भी सेक्रेटरीज होंगे या DGs होंगे, उनको कोई ना कोई तहाइफ मिलते हैं, वो भी बैरून मुमालिक से गाड़ियां जो हैं वो मिलती हैं, चाहे वो कतरी शहजादे हो, वो बीवी के नाम, बच्चों के नाम, घर उनके नाम, खुद वो गरीब होते हैं, कगले होते हैं, अपनी तो स्टेटमेंट पे अपने आप को वो डिफॉल्टर खोने के करीब जाहिर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। मुफ्त किताबों की तकसीम में घपले, स्कूल एजुकेशन ने नोटिस ले लिया है, रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दिया है। इमरान, हमने पहली खबर पढ़ी कि जी बचत की जा रही है और यहाँ पर सूरत हाल आप देख लें कि घपले भी साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ नोटिस होगा, मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि अगर ये स्कूल एजुकेशन कार्रवाई कर गया तो फिर आप देखिएगा। इस तरह के पहले भी बहुत सारे मामला बिल्कुल, ये इसी बेस पे मैं कह रहा हूँ कि हर साल कर रहे हैं और वो आजकल बहुत माइंड कर रहे हैं मिनिस्टर एजुकेशन। हर साल जो है वैसी सूरत हाल सामने आती है कि हर साल जब भी सिलेबस आता है तो जो स्टोर रूम है वहाँ से कोई 10, 20, 30 या 100 नहीं बल्कि हजारों बंडल सरकारी मुफ्त किताबों के वहाँ से गायब होते हैं। और आप लिटरली आप उर्दू बाजार चले जाएं, हमने तो ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़ कि हमने खुद बाजारों में जाके, उर्दू बाजार में जाके ये देखा है कि वो किताबें जो फ़रोख्त के लिए नहीं होती वो फ़रोख्त हो रही होती हैं और बड़े बड़े स्टोर, बड़ी बड़ी दुकानों पे फ़रोख्त हो रही होती हैं। वो स्कूलों से गायब की जाती है। और इस खबर में भी यही मेंशन किया गया है कि जो स्टोर है उससे हजारों बंडल जो हैं वो किताबों के चोरी हुए हैं। और स्कूल एजुकेशन करेगा क्या? वो इंक्वायरी बिठा देगा, इंक्वायरी होल्ड होगी, फिर वो इंक्वायरी जो है वो अगले साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, फिर अगली गवर्नमेंट तक चलती रहेगी। यही सूरत हाल माजी में भी होती रही है। बेसिकली जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि पहले कफायत शारी को देखते हुए जो पेपर के सफ़ात है उनको कम कर दिया गया है, आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें तो मेरे ख्याल से सालाना करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। ये जो पिल्फरेज है इसको रोक लिया जाए। हम बात करते हैं ना जब तब्दीली की कि नया पाकिस्तान बना का कहा गया, तब्दीली लाने की बातें की गई। ये सब चीजें जब आपके पास जिम्मेदारी ना हो, बाहर बैठ के आप बहुत बहुत बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़े दावे करेंगे, जब आप मैदान में आएंगे ना फिर आपको पता चलेगा घोड़ा दौड़ाना कैसे। जो पहले चीजें हो रही थी वो वैसी हो रही है। ये सरकारी तौर पे चोरी की मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि किताब हमारे मुल्क में एक ऐसी चीज है कि जिसको आप किसी बाग में रख के जाएंगे, किसी भी जगह पर वो इंशाल्लाह पड़ी होगी, लेकिन अगर कोई पेन भी आप कहीं छोड़ जाएंगे या कोई बोतल छोड़ जाएंगे वो लोग चोरी करके ले जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार ने तो उस चीज में भी चोरी कर डाली है। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा है नहीं करता, ये इल्म जो है वो तो चोरी हो नहीं सकता, वो तो बल्कि फैलता है, बांटने से फैलता है। और यहाँ पे किताब अब देखना हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हमने 100 दिन में एहतसाब का और डेवलपमेंट का और नई चीज़ों की नई राहें खोलने का नए पाकिस्तान का दावा किया। हम सारी चीज़ों को पैरेलल लेके नहीं चल पा रहे। अब स्कूल एजुकेशन में अगर ये नया एक कटा खुल गया ना फर्ज करें तो पूरी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर समेत इस पर फोकस करके बैठ जाएंगे और पीछे आपके स्कूलों का क्या मेयार रहा, आपको सहूलियत मिली नहीं मिली, किसी को कोई परवाह नहीं हो रही। अगर उन्होंने इसका रेफरेंस बनाने के लिए ना लग जाना है कि 5 साल ये पीछे बड़ा मामला
थोड़ी सी इस पे कार्रवाई की जाए तो इसके तांते बड़ी दूर तक जाएंगे। देखिए, ये जो मैं चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ ये इसी से लिंक करती है। हम अक्सर ये खबरें देते हैं कि स्कूलों में बच्चों के पास किताबें नहीं है, गवर्नमेंट जो उन्हें फ्री किताबें देती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो ख़त्म कैसे हो चुकी हैं? वैसे इसी वजह से हुई ना, भी सामने रखते रहते हैं, लेकिन जब जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं हम देखते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास किताबें मौजूद होती हैं, इदारों के पास किताबें मौजूद होती हैं, लेकिन चोरी हो जाती है। लेकिन वो मार्केट में उसको माफिक साहब बिकवा के वहां से बच्चों को खरीदने में मजबूर करते हैं, बच्चे खरीद के फिर स्कूलों में आते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है, आपकी मुश्किल आसान करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास है जी Vivo V9 यूथ। इसकी कीमत मैं आपको बताती चलूं 27,999 रुपए में ये आप खरीद सकते हैं। इसके बाद जी Vivo V11 Pro, इसकी कीमत है 53,999 रुपए। नेक्स्ट है जी Vivo Y53, कीमत है इसकी 17,999 रुपए। जी तनाज़रीन, अगला हम सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार, जहां पर मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं, कहां जाकर आप सेल से फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं जी, ओरिजिन पे सेल लगी है, अप टू 60% यहां पर ऑफ है। तो आप 60% ऑफ से जाकर यहां पर भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जी बाय द वे पे भी अप टू 50% ऑफ है, यहां पर भी आप जाकर अप टू 50% ऑफ से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार, तो यहां पर आपको प्रमोशन पर कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगी जी। तो प्रमोशन पे सबसे पहले हमारे पास है जी हलीब UHT मिल्क है, इसकी रिटेल प्राइस है 1,620 और प्रमोशनल प्राइस इसकी है 1,379 रुपीज, यानी पूरे 241 रुपए इस पर आप बचा सकते हैं। इसके बाद जी है हमारे पास लॉरियल शैम्पू, इसकी कीमत आपको बताते चले 239 रुपीज है, 199 रुपीज में ये आप खरीद सकते हैं, पूरे 40 रुपए इस पर भी आप बचा सकते हैं। और अब अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव। जी तो सब्जी और फल मार्केट में किस कीमत पर मिल रहे हैं, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर होंगे शाहरुख से जानेंगे। शाहरुख, बताइएगा सब्जियों की कीमतें क्या हैं, दुकानदार क्या कहते हैं और शहरी जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल है। मौजूद हूँ टाउनशिप बाज़ार में। यहाँ फलों सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। कुछ सब्जियों की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा देखने में आया, जबकि अक्सर कीमतें हैं जिसमें कमी भी देखने में आई। उतार चढ़ाव इसी तरीके से बरकरार है। अगर बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो जो आलू है वो यहाँ 20 रुपये से लेकर 25 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो प्याज है वो भी यहाँ 25 रुपये किलो, जबकि जो टमाटर है वो यहाँ कम से कम 24 रुपये किलो, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन की बात की जाए तो लहसुन चाइना का जो लहसुन है वो 60 रुपये 90 रुपये से लेकर 96 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो देसी लहसुन है वो 110 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अदरक की बात की जाए तो जो अदरक है वो यहाँ 176 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो थाईलैंड का अदरक है वो यहाँ 116 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। कि अगर बात की जाए मटर की, तो मटर यहाँ तकरीबन 30 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ शिमला मिर्च की बात की जाए तो शिमला मिर्च यहाँ 74 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो सब्ज़ मिर्च है वो 70 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर गाजर की बात की जाए तो गाजर यहाँ 27 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। उसके साथ साथ जो हलवा कद्दू है वो 14 रुपये, जबकि जो फलियाँ हैं
वो 55 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। ख़रीदारों की जानिब से, शहरियों की जानिब से जो सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में मज़ीद कमी होनी चाहिए। ये कीमतें हैं जो हुकूमत की जानिब से जारी की गई, मगर जो कुछ दुकानदार हैं वो इन कीमतों से थोड़ी सी महंगी करके बेच रहे हैं। तो ख़रीदारों का ये कहना है कि जो लिस्ट बनाई गई है, जो लिस्ट जारी करता है, उस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त की जाए। इसके साथ अगर मुर्गी की बात की जाए तो मुर्गी 248 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो सब्ज़ियाँ हैं, जो मुर्गी और जो दूसरी अशिया खुरोनोश है, उनकी कीमतों में कुछ कमी होनी चाहिए। जी शाहरुख, आपका बहुत शुक्रिया। शहरी तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में, सब्जियों की कीमतों में कमी होनी चाहिए ताकि शहरी जो हैं आसानी से खरीदारी कर सकें और अपने घर में खाना बना सकें। सब्जियों के बाद मीट रेट भी आपको मैं बताती चलूं। अगर आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं ज़ेनिथ शॉप पे तो आपको बीफ पर केजी मिल सकता है 520 रुपए में और बीफ मिंस आपको पर केजी मिल सकता है 690 रुपए में। इसके बाद जी मटन आपको पर केजी मिलेगा 1288 रुपए में और मटन मिंस आपको पर केजी मिलेगा 1860 रुपए में। जी और चिकन रेट भी मैं आपको बताती चलूं, पर केजी आपको जिंदा मुर्गी मिल सकती है 170 और इसका बना हुआ गोश्त मिलेगा 247 यानी 247 रुपए में। जी तो नाज़रीन, इसके बाद में आपको एग रेट्स भी बताती चलूँ और एग मेरे पास हैं जी। इसकी रिटेल प्राइस होगी 118 रुपए में आप अंडे खरीद सकते हैं। अगर आप होलसेल से खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर 109 रुपए में आप खरीद सकते हैं और गोरमे पे 110 रुपए में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं।